मान्यवर, वोट का अधिकार एक लंबे संघर्ष के बाद हिंदुस्तान को मिला। अंग्रेजों ने 190 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया। उनके खिलाफ हमारे क्रांतिकारियों ने, शहीद आजम भगत सिंह ने कुर्बानी दी, शहीद सुखदेव ने कुर्बानी दी, शहीद राजगुरु ने कुर्बानी दी, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने कुर्बानी दी, शहीद खुदीराम बोस ने कुर्बानी दी, शहीद अशफाक उल्लाह ने कुर्बानी दी, शहीद रोशन सिंह ने कुर्बानी दी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने त्याग और बलिदान से इस देश को आजाद कराया। और जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, इस देश में वोट के मामले में सब समान होंगे। राष्ट्रपति के वोट की भी गिनती एक होगी, प्रधानमंत्री के वोट की भी गिनती एक होगी, मुख्यमंत्री के वोट की गिनती भी एक होगी, सांसद विधायक के भी वोट की गिनती एक होगी और गांव में रहने वाले मजदूर के वोट की गिनती, दलित के वोट की गिनती, पिछड़े समाज के लोगों के वोट की गिनती, आदिवासी के वोट की गिनती एक होगी। आज एसआईआर के जरिए यह जो चर्चा पूरे देश में एक खौफ का माहौल बना हुआ है, क्या वास्तव में एसआईआर के जरिए आप मतदाता सूची को साफ करना चाहते हैं या वोटर को ही साफ करना चाहते हैं? आपका मकसद वोटर को साफ करने का है, आपका मकसद वोट चोरी का है, आपका मकसद मतदाताओं की सूची को सही करने का नहीं है। इसलिए यह चिंता है सबको। और दूसरी बात, क्या यह संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग के पास है? मान्यवर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो देश का संविधान लिखा, हालांकि आपको गांधी से भी समस्या है, अंबेडकर से भी समस्या है, आपकी नेता प्रज्ञा ठाकुर तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं। आप लोगों को गांधी के आदर्शों से कोई लेना देना नहीं। विषय पे ही बोल रहा हूं। विषय है ये, विषय पे बोल रहा हूं। डिस्कशन, गांधी के त्याग से ही वोट का अधिकार मिला है सर। बोले सर, गांधी के त्याग से ही वोट का अधिकार मिला है। अलग बहस करने की आपका नहीं तो अगर गांधी का नाम ले लिया तो इसमें क्या समस्या है? आप समस्या सर, इसमें क्या समस्या है? विषय पर बोलिए, विषय पर बोलिए सर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उस संविधान की धारा 327 क्या कहती है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स subject to the provisions of this constitution, parliament from time to time by law make provision with respect to all matters relating to or in connection with elections to either house of parliament or to the house of or either house of the legislature of a state, including the preparation of electoral rolls, the delimitation of constituencies and all other matters necessary of securing the due constitution of such house or houses। इसको हिंदी में भी पढ़ दे जरूर। भारत के संविधान की धारा 327 कहती है, इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संसद समय समय पर विधि द्वारा संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना और ऐसे सदन या सदनों के विधिवत गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले शामिल हैं। यानी कि चुनाव के मतदाता सूची बनाने से लेकर, परिसीमन करने से लेकर चुनाव संपन्न कराने तक का जो अधिकार चुनाव आयोग को मिलता है, वो धारा 327 के तहत मिलता है, संविधान के तहत मिलता है। उसी के तहत चुनाव आयोग काम करेगा। चुनाव आयोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, उसको चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव लड़ना है राजनीतिक पार्टियों को। राजनीतिक पार्टियां बैठती हैं पार्लियामेंट में
और संविधान के मुताबिक जो 327 के तहत पावर चुनाव आयोग को दी जाएगी, उसी के तहत चुनाव संपन्न होगा। अब आगे आ जाइए सर। अब लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 क्या कहता है, जिसमें मतदाता सूची का जिक्र है। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, इसकी धारा 20 उपधारा 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन आयोग किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के भाग के लिए निर्वाचक नामावली में ऐसी रीति में जिसे वह ठीक समझे विशेष पुनरीक्षण के लिए निर्देश उन कारणों से जो अवलिखित किए जाएंगे किसी भी समय दे सकेगा। कारण अवलिखित किए जाएंगे, ये साफ तौर पे यहां लिखा हुआ है। एसआईआर आप क्यों करा रहे हैं, ये कारण आपको देश को बताना पड़ेगा, ये कारण आपको देश के सामने रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम तुगलक हो गए हैं, हमारे दिमाग में सनक आ गई है, हम पूरे देश में एसआईआर कराएंगे। संसदीय शब्दों का ही इस्तेमाल नहीं, शब्दों का नहीं सर, प्लीज सर। इसमें क्या गलत मैं कह रहा हूं? क्या तुगलकी फरमान जारी करके एसआईआर कराया जा सकता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस रूल के तहत? 238 सर। हाँ बोलिए। Clause 5, reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion. I have already intervened. Please take your seat. हाँ माननीय संजय जी बोलिए आप। सर, मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को चुनाव नहीं लड़ना है सर, कानून बनाना है संसद को और उन नियमों का पालन करवाना है चुनाव आयोग को। तो आपको जब ये ताकत ही नहीं है एसआईआर कराने की ताकत ही नहीं है, आप किसी विशेष परिस्थिति में कारण लिखकर तब आप किसी क्षेत्र का, मात्र किसी क्षेत्र का आप एसआईआर करा सकते हैं, पूरे देश का एसआईआर आप नहीं करा सकते। दूसरी बात सर, आते हैं बिहार के ऊपर। उससे पहले मैं थोड़ा जिक्र दिल्ली के चुनावों का कर लूं। दिल्ली के अंदर मान्यवर, मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं माननीय संजय जी। हाँ मैं समय दूंगा, मेरा टाइम। माननीय चेयरमैन ने यह बहस शुरू होने के समय ही 3 चीजें बहुत स्पष्ट की थी। उसमें एक ये भी बताया था कि ऑनरेबल मेंबर्स, I would like to remind you that matters concerning a special intensive revision of electoral laws in various states are presently sub judice and under education of the Supreme Court of India. In this context, your attention is invited to Rule 238(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, which states that a member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. Already judicial decision pending. जुडिशियल डिसीजन पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। Anything by you breach सर, जो प्रक्रिया संपन्न हो गई मैं उसकी और आपका इशारा कर रहा हूं डिसीजन की तरफ। सर, चुनाव सुधार, मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा हूं सर। यू आर डिस्कसिंग ऐसा, मैं तो सिर्फ प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने आपको बता दिया, प्लीज आप बोले। सर, देश में जो दिल्ली का जो चुनाव हुआ सर, उस दिल्ली के चुनाव में हमने बार बार शिकायत की चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान दी गई शिकायतों को गंभीरता से लेने और उसका निस्तारण करने के लिए बना है। दिल्ली के अंदर जो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पर सर चुनाव शुरू होने से पहले ही 42,000 वोट काट दिए गए। 42,000 वोट काट दिए गए। उसका कोई कारण पता नहीं क्यों काट दिए गए, वो 42,000 वोट काट दिए गए। मान्यवर, इसी विधानसभा के क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में जिन मंत्रियों के घर में 3 वोट था, जिन सांसदों के घर में 5 वोट था, वहां किसी के घर में 33 वोट हो गया, किसी के घर में 26 वोट हो गया, किसी के घर में 22 वोट हो गया। और इसका सारा प्रमाण मान्यवर हम लोगों ने चुनाव आयोग को लिख कर दिया। तो आप तो कहते हैं मुसलमान देश की आबादी बढ़ा रहे हैं, आप तो 6-6 महीने में 18-18 साल के बच्चे बढ़ा ले रहे हैं, 33-33 वोट बढ़ा ले रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं? ये कहां से आ रही है? आबादी आपकी कैसे बढ़ रही है? दिल्ली में पूरी तरीके से आपने चुनाव का घपला किया, जिसका हम लोगों ने लिखित शिकायत दी थी। एक ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने 11,000 वोट कटवाने के लिए शाहदरा में एप्लीकेशन दी थी। 24 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 4800 वोट कटवाने की एप्लीकेशन जनकपुरी में। सर, चुनाव की गड़बड़ी सर,
सर चुनाव की गड़बड़ी, क्या सर चुनाव की गड़बड़ी पे हम नहीं बोल सकते? सर फिर हमारा टाइम जा रहा है, सर फिर हमारा टाइम जा रहा है। स्पीक ऑन द सब्जेक्ट, आपका समय जा रहा है क्योंकि आप विषय से बाहर बोल रहे हैं। सर आप बताइए, चुनाव की गड़बड़ी पे मैं नहीं बोल सकता। सर मैं आपसे विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव की गड़बड़ी पे मैं नहीं बोल सकता? चुनाव में हो रही गड़बड़ियों पे नहीं बोल सकता। इलेक्शन रिफॉर्म्स के पक्ष और विपक्ष में हम इलेक्शन रिफॉर्म्स कैसे होगा जब गड़बड़ियां नहीं बताएंगे? सर उन चीजों के बारे में जब गड़बड़ियां बताएंगे तो रिफॉर्म्स कैसे होगा? संसद में उठा चुके हैं जिन चीजों को। सर मैं आपसे हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूं, एक सेकंड प्लीज। सर मैं आपसे विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में अगर सदन को आपको नहीं बताऊंगा सर, तो उसका रिफॉर्म्स कैसे होगा? तो दिल्ली में अगर एक गड़बड़ी हुई है, जरूर आप बोले, ये आपका अधिकार है, पर स्पेसिफिक जो उदाहरण दे रहे हैं उसके बारे में पहले आप उठा चुके हैं, वो अमान्य हो चुकी है चीजें। प्लीज नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, सर आपका समय जा रहा है, प्लीज कम ऑन द सब्जेक्ट। दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर वोट काटे गए और चुनाव में खुलेआम गड़बड़ियां की गई। अब बात करते हैं बिहार में। सर बिहार में आपने अचानक कहा पूरे राज्य का SIR होगा। SIR आपने कराया, करीब 65 लाख वोट काट दिए वहां पे। और मान्यवर, मैं आपके सामने कुछ विधानसभाओं की सूची पढ़ना चाहूंगा। मोतिहारी में 54,000 वोट काट दिया, बीजेपी 13,000 वोट से जीती। गोपालगंज में 66,000 वोट काट दिया, बीजेपी 28,000 वोट से जीती। संजय जी बरौली में 46,000 वोट काट दिया, बीजेपी 12,000 वोट से जीती। अनमोल में 37,000 वोट काट दिया, बीजेपी। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी रिकॉर्ड पे। सर ये गड़बड़ी पे बात हो रही है। गड़बड़ी मेरा समय चला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। सर मेरा टाइम जा रहा है। सर विषय पर बोलिए। सर विषय पर बोल रहा हूँ सर। नहीं, विषय पर नहीं बोल रहे। विषय ऐसे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। ठीक है सर, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। विषय पर बोलिए। नहीं, मेरा सारा समय चला जा रहा है सर। आप विषय पर बोलिए। जो चीज सब जुडिस है उसके बारे में ऑनरेबल चेयरमैन हैज मेड इट क्लियर। प्लीज। इलेक्शन में ऐसे गड़बड़ियां होते हैं, उसको क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं। ये सारे कंप्लेन माननीय LOP सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये सब जुडिस मामला है, इस पर मैं अलाउ नहीं करूंगा। ऑलरेडी चेयरमैन ने कह दिया। माननीय संजय सिंह, आपका समय जा रहा है। आप माननीय सर, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। फिर ऐसे बोलने नहीं दे रहे हैं आप कानून। सर चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में नहीं बोलेंगे? आप संवैधानिक मर्यादाओं, चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में नहीं बोलेंगे? चेयर पर आरोप करेंगे, ये आपको फ्रीडम है। आप कुछ भी कह सकते हैं नियम कायदे के बाहर जाकर के। ठीक है सर। दूसरी बात सर, प्लीज, EVM का इस्तेमाल देश के अंदर शुरू हुआ। प्लीज। और जब EVM का इस्तेमाल शुरू हुआ अपनी जगह बैठे, तो देश में तमाम बहस शुरू हुई। और EVM के ऊपर सबसे पहला किसी ने सवाल उठाया तो उस व्यक्ति का नाम है GVL नरसिम्हा। उन्होंने बाकायदा किताब लिखी है कि लोकतंत्र के ऊपर खतरा है ये EVM। और उसके बारे में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उनकी किताब के प्रशंसा करते हुए और EVM पे सवाल होते हुए, अब इस पे भी समस्या है, इस पे भी। तो उस पे पूरा EVM के ऊपर सबसे पहले इन लोगों ने सवाल उठाया। EVM किन किन देशों में था और कहां कहां बैन हो गया, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। जिन जिन देशों में बैन हो गया, जर्मनी में, नीदरलैंड में, आयरलैंड में, UK में, फ्रांस में, पुर्तगाल में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, कनाडा में, बेल्जियम में, साउथ कोरिया में, इन तमाम देशों में EVM था। EVM बंद हो गया। लेकिन मुझे एक मन में शंका होती है जो आपके माध्यम से उधर बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का आप बहुत गुणगान करते हैं। आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय हैं, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता चमक रही है, वो महामानव हैं, विश्व गुरु हैं। तो ये कौन सी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री जी की कि भाई प्रधानमंत्री जी की कौन सी लोकप्रियता है कि EVM से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता कायम रहेगी, बैलेट से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता खत्म हो जाएगी? अरे भैया, दोनों में अगर लोकप्रियता कायम है तो बैलेट से चुनाव करा लो, उसमें भी पता चल जाएगा कितने लोकप्रिय है प्रधानमंत्री जी, कितनी लोकप्रिय है भारतीय जनता पार्टी, कितने लोकप्रिय हैं आप लोग, ये आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात मान्यवर,
दूसरी बात, आपने अभी मैंने सुना कि डिटेंशन सेंटर बनाएंगे घुसपैठियों के लिए, और यह कहा गया कि इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया के तहत जो लोग पकड़े जाएंगे घुसपैठिए, उनको उस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, 11 साल से इस देश में ट्रंप की सरकार तो है नहीं, न बराक ओबामा की सरकार है, न बाइडेन की सरकार है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। आपने 11 साल में कितने घुसपैठिए हिंदुस्तान से भगाए, इसके बारे में आंकड़ा दीजिए सदन को आप जानकारी दीजिए। आप बिहार जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, झारखंड जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, दिल्ली आते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, हरियाणा जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, आसाम जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, घुसपैठिया पकड़ नहीं पाते। यह कौन सा घुसपैठिया है? जहां पर चुनाव होगा वहां आपको घुसपैठिया मिल जाते हैं, आप पूरा चुनाव उसके ऊपर करते हैं। कितने घुसपैठिया बिहार में मिले, इसको बताइए, देश को, इस सदन में बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर, मात्र 315 वहां पर विदेशी नागरिक मिले, जिसमें 78 मुसलमान थे, बाकी नेपाल के हिंदू थे। उसको आप इसलिए आंकड़ा नहीं जारी कर रहे हैं, 65 लाख में सिर्फ 315 मिले। आपकी छाती पे तो सांप लौटने लगा, आपको तो मजा आया नहीं। आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में। डिटेंशन सेंटर का पता है आपको? कानून, अंतर्राष्ट्रीय नियम। आपको स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं है, आपको अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं है, मिड डे मील में आप बच्चों को नमक रोटी खिला रहे हैं, नौजवानों को रोजगार देने के लिए आपके पैसा नहीं है, खाद की बोरी देने के लिए पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं आप अपनी सनक को पूरा करने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, जहां पे घुसपैठियों को रखेंगे, उनको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, रहने का घर, सड़क, सब आप अपने पैसे से देंगे, देश की जनता के पैसे से देंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर कोई बांग्लादेशी मिले, कोई पाकिस्तानी मिले, कोई अफगानिस्तानी मिले, तो उसको उसके देश वापस भेज देना। हमारे पैसे से उनको यहां पे डिटेंशन सेंटर और घर बना के फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में शिक्षा, फ्री में इलाज मत करना। और ज्यादा अगर आपको चिंता हो तो अपने घर के बाहर एक घर बना लेना, वहां रख लेना, अपने घर में रख लेना। हम लोगों का पैसा मत बर्बाद करो अपनी सनक के चक्कर में, अपने सनक के चक्कर में। दूसरी बात, सनक शब्द असंसदीय शब्द ना बोले। नहीं सर, सनक सर क्या क्या बोलते हैं ये लोग, किसको किसको गाली नहीं देते हैं। संसदीय शब्द ही बोल रहा है, और आपको भी बोलना है सर। बांग्लादेशी घुसपैठिया की ये लोग बात कर रहे हैं। लश्कर तोयबा का आतंकवादी, इनके माइनॉरिटी मोर्चा का अध्यक्ष था जम्मू कश्मीर में। लश्कर तोयबा का सब्जेक्ट पर तालिब हुसैन, सब्जेक्ट पर दैट विल सर सब्जेक्ट है, ये डिस्कशन सब्जेक्ट है सर। लश्कर तोयबा के आतंकवादियों को अपनी पार्टी में आप रखते हो, लश्कर तोयबा के आतंकवादियों को अपनी पार्टी में रखते हो, लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को अपनी पार्टी में रखते हो, आतंकवादियों को अपनी पार्टी में रखते हो। आप यहाँ पे खाली देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हो। मान्यवर, अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है SIR। उत्तर प्रदेश में अभी हमारी मीटिंग हुई वहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से, वो कह रहे हैं 18% वोट काटे जाएंगे, करीब करीब 3 करोड़ वोट हमारे प्रदेश में काटे जाएंगे। और कैसे काटे जा रहे हैं? प्लीज संजय जी आप इधर बोलिए, चेयर की तरफ। क्या आप जानना चाहते हैं? आप आपस में बहस कराइए सर, उनको खड़ा कीजिए, सर उनको खड़ा कीजिए, बहस कराइए। आप बोले कोई चीज जानते। हमारी मीटिंग हुई सर, हमारी पार्टी के प्रतिनिधि गए, वहां कहा गया 18% वोट काटे जाएंगे। क्या इस सदन की चिंता नहीं होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में आप 3 करोड़ वोट काटेंगे, 3 करोड़ वोट काटेंगे। आपने रामपुर के अंदर एक 80 साल की बूढ़ी महिला, सर मैं मिलने गया, आपको दर्द बताना चाहता हूं, 80 साल की बूढ़ी महिला। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोग फालतू बोलते रहते हो। पर ही बोले वही रिकॉर्ड पे लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को अपनी पार्टी में रखते हो तुम लोग। कमेंट नहीं कर सकते। लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को रखते हो अपनी पार्टी में। सर रामपुर में एक बूढ़ी महिला
80 साल की, उसका नाम है नूर जहां। सदन को उसकी चिंता सुननी चाहिए। उसने अपने 2 बेटे जो कुवैत में रहते हैं उनका फॉर्म भर दिया। उस 80 साल की बूढ़ी महिला नूर जहां के ऊपर मुकदमा हो गया सर, जबकि चुनाव आयोग का नियम कहता है कि अगर कोई आपका हिंदुस्तानी बच्चा विदेश में रहता है उसका भी मतदाता हिंदुस्तान में वो बन सकता है। मां ने फॉर्म भरा, आपने धन्यवाद बस, संजय जी। अरे सर हमारी पार्टी में से, अरे हमारी पार्टी में से एक आध मिनट ले लीजिए। ऑलरेडी सर मेरे पार्टी का समय है, 1 मिनट अधिक दिया सर। मैं दल का नेता हूं, मेरे पास सर, मैं पार्टी का नेता हूं, मेरे पास टाइम है। ऑलरेडी 1 मिनट अधिक दिया टाइम है सर। आपने लिखकर पहले नहीं दिलवाया। तो हम टाइम हमारे में से काट लीजिएगा, हमारे में से टाइम काट लीजिएगा। आप जल्दी बोलिए। 1 मिनट मुझे और दीजिए। आप 1 मिनट में कंक्लूड सर मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, आपके इस जोर दबाव के चक्कर में हिंदुस्तान के 35 बीएलओ अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सदन, अरे कहां मंत्री जी, आपको कैसे पता चलेगा? इस सदन को श्रद्धांजलि देना चाहिए। उन 35 लोगों की हत्या की है आप लोगों ने। सर सेक्रेटरी जनरल, उन बीएलओ की हत्या के जिम्मेदार ये लोग हैं। सर धन्यवाद। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। प्लीज आपका समय ओवर हो गया।